हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम ऊतकों के बारे में पढ़ चुके थे और प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतकों के बारे में। हमने यहाँ पे एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर लिए हैं। एनिमल टिश्यू में सबसे पहला प्रकार आपने देखा एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू है वो 4 प्रकार के हमारे पास मुख्यतः आते हैं। फिर हमने कहा कि सबसे पहला हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, जो कि क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाली एक ऐसी कवरिंग है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं। तो आज बात करेंगे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं और उसके बाद और कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू के। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। हमने कहा 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हमारे पास आते हैं, जिसमें पहला हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा हमने कहा मस्कुलर टिश्यू है और चौथा हमने कहा नर्वस टिश्यू है। ठीक है, इनमें बात किसकी की हमने, एपिथेलियल टिश्यू की है। तो क्या हमने अभी तक बात की, हमने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यानी कि कवरिंग को क्या बोला हमने, हमने कहा कोई भी चीज है, इस प्रकार से कोई भी चीज है और उसके बाहरी जो आवरण होता है, उसके बाहर का जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है और क्या है, इनर लाइनिंग है। इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं, फिर से हमने कहा ये कोई इस प्रकार से कोई भी चीज हो सकती है और इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, इस प्रकार से हम उसे क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं। तो कवरिंग बेसिकली होता क्या है, जो बाहरी आवरण होता है उसे हम कवरिंग कहते हैं और जो अंदर से कवर होता है उसे हम लाइनिंग कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी बॉडी की। और सबसे पहले हमने बात की थी स्किन की, कि आपकी जो स्किन है वो किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी है। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये भी आपको बताया गया। आपने कहा द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लाइनिंग को बनाती है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, अगर ये ब्लड वेसल्स है तो लाइनिंग कह रहे हैं, लाइनिंग का मतलब है कि अंदर से क्या होगी, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा था लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो माउथ है माउथ की लाइनिंग को कवर कर रही है, यहाँ पे भी लाइनिंग आ रहा है। किडनी ट्यूब्यूल्स है, स्किन है और लंग्स एल्विलाई है। क्या होती है लंग्स एल्विलाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था जो एल्विलाई है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है यहाँ पे एल्विलाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या करती है एल्विलाई, हमने कहा इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये क्या होता है, ट्रैकिया होता है और ट्रैकिया अलग अलग पार्ट में जब क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये आपके पास ब्रोंकाई आ गई है और लास्ट में ये जो ब्रोंकाई है ये विभाजित होती रहती हैं और क्या बनाती हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई बनाती हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई पे इस प्रकार से आपको गुच्छे जैसे कुछ दिखाई देते हैं, क्या है, एल्विलाई है। क्या करेगी एल्विलाई, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में काम करती है। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। अब हमने कहा फंक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके क्या क्या फंक्शन हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बात की थी, हमने कहा द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज टू एक्ट एज अ बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। क्या कह रहे हैं कि जो उपकला ऊतकों का मुख्य कार्य एक बाधा के रूप में कार्य करना होता है और विभिन्न अंगों और प्रणालियों को एक दूसरे से अलग करना होता है। बाधा का मतलब है बैरियर। बैरियर का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कल, हमने कहा आपके घर पे गेट होता है और वो एक बैरियर है, वो हर किसी को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन भी अंदर आ जाएगा, इसीलिए हम गेट को लगाते हैं, इसीलिए आप अपने घर की चार दीवारी करते हैं। ठीक है, क्या है, एक बैरियर है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी एक बैरियर है और क्या करता है, जो दो अंगों को यहाँ पे अलग करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, दो अंगों को क्या करेगा, यहाँ पे अलग करेगा। जैसे कि हमारा मुख है और हमारे मुख में हमारे दांत भी, हमारी टंग भी है, तो सारी चीजें एक दूसरे से अलग है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेकंड हमने क्या बात की, हमने कहा देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
यहाँ पे जो उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या होते हैं ये? पैक्ड होते हैं एकदम से, क्योंकि इन्हें क्या करना है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो हमने क्या बोला, ये टाइटली क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट क्या होते हैं? इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है इस प्रकार से, और क्या होते हैं? टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमने बात की है। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? एज अ बैरियर काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से क्या होगा? हमने कहा कि हमारे बाहरी, ये मान लेते हैं कि स्किन है, ठीक है। हमने कहा हमारी वातावरण में, बाहरी वातावरण में बहुत सारे क्या है? माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। अब माइक्रोब्स प्रेजेंट है, लेकिन हमने क्या कहा कि इनमें हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। आपके पास एक चैप्टर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, ठीक है। उसमें आप पढ़ते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे मित्र होते हैं या हमारे शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते क्या हैं? हमने कहा कि हमारे बाहरी वातावरण बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर वो सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एज अ बैरियर काम कर रही है। इसमें से कुछ ही बहुत कम ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाते होंगे, अदरवाइज जो माइक्रोब्स है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए कहा गया है टाइटली क्या है? अरेंज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया द सेल्स आर परमिएबल। कोशिकाएं कैसी होती हैं? पारगम्य होती है। क्यों पारगम्य होती हैं? क्योंकि आपने क्या कहा था? एपिथेलियल टिश्यू का काम सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी काम है। क्या काम है? हमने कहा यहाँ पे सिक्रीशन भी होता है, यानी कि ये श्रावण भी करती हैं, और ये एब्जॉर्प्शन भी करती हैं, यानी कि अवशोषण भी करती हैं। कैसे करती हैं अभी आप आगे जानेंगे। तो परिमेबल के होंगी तभी यहाँ पे क्या होगा? कोई सेल है और किसी सेल से कोई चीज यहाँ पे क्या आ रही है? बाहर आ रही है। हमने कहा कोई चीज बाहर आ रही है या कोई चीज अंदर आ रही है, इसके लिए सेल को क्या होना पड़ेगा? परमेबल होना पड़ेगा। कोई सेल अगर बाहर आ रही है तो हम कह रहे हैं सिक्रीशन हो रहा है, श्रावण हो रहा है, ठीक है। कोई सेल अगर अंदर जा रही है तो हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि अवशोषण हो रहा है। दोनों प्रकार के कार्य करेगी कौन? आपकी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमने कहा दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आल्सो बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये कह रहे हैं कि इससे, यानी कि कोशिकाएं क्या होती है? पारगम्य होती हैं। इससे उनके लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच और शरीर और बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान करना संभव हो जाता है। कैसे संभव होता है? हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, आप आगे जाने के, आप स्किन का एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहले स्किन से क्या हो रहा है? आपका जो स्वेट है वो निकलता है, जो पसीना है वो निकल रहा है। तो पसीना क्या है? हम कह सकते हैं कि वो क्या है? वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो किसके माध्यम से निकल रहा है? स्किन के माध्यम से निकल रहा है। स्किन किससे बनी है? हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। एपिथेलियल टिश्यू से कोई चीज बाहर आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसी होती है? पारगम्य होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने बात की द एपिथेलियल टिश्यू रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यूज बीनीथ देम बिकॉज ऑफ थिन मेम्ब्रेन कवर देम। कह रहे हैं उपकला ऊतक उनके ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे के ऊतकों से अलग रहती हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने बात की है किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। ये एक क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके नीचे एक लेयर होती है, जिस लेयर पे आप कह सकते हैं कि टिश्यू टिके हुए होते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, इस प्रकार से एक लेयर है, और इस लेयर के ऊपर क्या है? यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, इस प्रकार से। अब ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या लगे होते हैं? ऊपर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू अरेंज होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये क्या दे रहा है? बेस दे रहा है इसे। इसके द्वारा क्या होगा? अभी आपको यही बता रखा है कि जो उपकला ऊतक उनके ऊपर एक पतली झिल्ली के कारण उनके नीचे के ऊतकों से अलग रहते हैं। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी? जो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, इसे दूसरे टिश्यू से क्या करेगी? सेपरेट रखेगी, अलग रखेगी। अब आप समझ रहे हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए ये आपने पढ़ा है किसके? एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन आपने पढ़ लिए हैं, ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आप क्या करेंगे? टाइप्स देखेंगे, जिसमें आपके पास मेनली 3 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। आपने कहा स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू एंड कॉलमनर टिश्यू, ठीक है।
सबसे पहले बात करेंगे इनकी शेप की कि इनका शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी और हमने हल्का सा देखा था इस डायग्राम को। हमने कहा था इसे हम सिंपल स्क्वामस कह रहे हैं और इसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कह रहे हैं। तो सिंपल का मतलब है यहाँ पे कि अगर सिंगल लेयर है और उसे हम सिंपल स्क्वामस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वामस कहते हैं। जो पतली सी आपको क्या दिखाई दे रही है, ये लेयर दिखाई दे रही है, उसे हम सिंपल स्क्वामस कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स जब आपके पास आ जाती हैं तब आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है सिंपल क्यूबॉइडल। अब आपका इसका नाम क्यूबॉइडल क्यों रखा है, क्योंकि क्यूब जैसा इनका शेप होता है। कैसा होता है, क्यूब जैसा शेप होता है। ठीक है, आपने आइस क्यूब देखी है सबने, और आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इनका जो शेप है वो क्यूब जैसा होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, क्यूबॉइडल कह रहे हैं। हमने कहा एक सिंगल लेयर है इसीलिए हम इसे सिंपल क्यूबॉइडल कह दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके नीचे वाली इमेज को देखेंगे तो आपने क्या देखा, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें बहुत सारी क्या आ गई है, यहाँ पे लाइनिंग आ गई है। एक लाइनिंग आपको ये दिखाई दे रही है, एक लाइनिंग आपको ये दिखाई दे रही है, यानी कि एक से ज्यादा लाइनिंग अगर आ गई है तो आप उसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या क्या बोला, स्क्वेमस हमने पढ़ा है, हमने क्यूबॉइडल पढ़ा है, अब कॉलमनर होता है। अब कॉलमनर भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो शेप है, इसकी जो संरचना है, उसी के आधार पर हमने इसका नाम रख दिया है। हमने कहा कॉलम जैसे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस प्रकार से कॉलम जैसे हैं, तो क्या बोल दिया है इन्हें, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया है। ठीक है, अब इसके नीचे वाले इमेज को आपने देखा तो सेम वही बात यहाँ पे भी लागू होगी कि यहाँ पे जो कॉलमनर टिश्यू है, कॉलमनर टिश्यू की जब बहुत सारी लाइनिंग यहाँ पे आ जाती हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा था और कहाँ पे पाए जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मेनली आपके पास 3 प्रकार के आते हैं। आपने कहा स्क्वेमस के बारे में आप देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड के, कॉलमनर के बारे में आप देखेंगे। इसके अलावा आपके पास सीलिएटेड के बारे में भी आता है, क्यूबॉइडल के बारे में आता है और ग्रैन्युलर के बारे में आता है। चलिए, अब हमने बात की, सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। किसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, सिंपल वाला देख रहे हैं स्क्वामस। हमने कहा दे हैव डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पोजेस अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि जो सिंपल स्क्वामस टिश्यू होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट होता है यानी कि चपटे होते हैं और पतला स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। और इनकी जो लाइनिंग होती है, सेल लाइनिंग होती है, वो कैसी होती है, डेलिकेट होती है यानी कि कोमल होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देख लेते हैं कि सिंपल स्क्वामस टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है एल्विलाई में, एल्विलाई एंड बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, एल्विलाई में पाए जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन इन द किडनी, यानी कि अगर आप देखें तो कहाँ पाए जा रहे हैं, एल्विलाई में पाए जा रहे हैं और किडनी में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कहाँ पे पाए जा रहे हैं सिंपल स्क्वामस टिश्यू, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू की। स्ट्रेटिफाइड में आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगी, जो स्क्वामस टिश्यू है उसकी बहुत सारी लाइनिंग होती है। तो क्या क्या बताया गया है, द एपिथेलियम स्क्वामस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। यहाँ पे डिफरेंस आपको यही बता रखा है कि यहाँ पे क्या होती हैं, जो स्क्वामस है वो सिंगल लेयर में ना होकर के बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे बन जाती हैं। कैसे लेयर बन जाती है, जैसे सिंपली है, एक लेयर ये है, एक लेयर इसके ऊपर है, एक लेयर इसके ऊपर है, यानी कि बहुत सारी लाइनिंग यहाँ पे बन गई हैं और कहाँ पाई जा रही हैं, आपकी स्किन में पाई जाती हैं। अब आपको ये पता है कि आपके स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो आप कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास आता है कॉलमनर। कॉलमनर में आपको क्या बताया गया है, दे आर द कॉलम लाइक शेप टिश्यू। ठीक है, आपने इमेज देखी है, आपने देखा है कि कॉलम जैसी संरचनाएं होती हैं, कहाँ पे पाई जा रही हैं, तो इंटेस्टाइन आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है कि कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, कॉलम जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू की। तो हमने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन देम।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के कॉलमनर टिश्यू भी होते हैं कि जिनमें सीलिया पाए जाते हैं। क्या होते हैं सीलिया? क्या होते हैं सीलिया? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये आपको छोटे हेलाइट स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो जिन एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू कहते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जा रहे होंगे? क्योंकि जो डस्ट होती है उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर पाए जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल आपको पता है कि इनका शेप कैसा होगा? क्यूब जैसा होगा। तो आपने क्या पढ़ा? दे आर क्यूब शेप्ड सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये वो सेल्स हैं कि जिनका शेप सबसे पहले तो क्यूब जैसा होता है और यहाँ पे सिक्रीशन में होगा और यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी होगा, यानी कि अवशोषण भी करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? यहाँ पे सिक्रीट भी करेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया है किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपको ग्लैंडुलर के बारे में बताया गया है तो आप पढ़ेंगे दीज आर स्पेशल ग्लैंड सेल्स दैट कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस। ये क्या होती हैं? ग्लैंड सेल्स होती हैं जो कि श्रावण करती हैं चीजों का। कहाँ पाई जाती हैं? स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन। ठीक है, स्वेट ग्लैंड में पाई जाती हैं। अब आपने क्या देखा? देखिए, कहीं से तो क्या हो रहा है? यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आपने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू के काम क्या है? एक तो हमें क्या सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा यहाँ पे अवशोषण हो रहा है, तीसरा यहाँ पे क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है, चौथा क्या कर रही हैं? यहाँ पे जो अंग हैं उनको अलग अलग रख रही हैं। तो ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं? फंक्शन आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, और उनके टाइप्स आपके पास आ जाते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है? ये जो डिफरेंस है इसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, अब देखते हैं हमने जो यहाँ पे देखे थे अलग अलग टाइप के टिश्यू देखे थे, उनमें हमारे पास सेकंड जो टिश्यू आता है वो कौन सा आता है? तो पहला आपने एपिथेलियल को पढ़ लिया है। सेकंड हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसा टिश्यू होगा, ऐसा ऊतक होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा। तो इसके अलग अलग प्रकार हमारे पास क्या आते हैं? पहला आता है एरियोलर, और एरियोलर एरियोलर के भी हमारे पास क्या आते हैं? अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे कि टेंडोन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडोन और लिगामेंट क्या करेंगे? इनमें से एक क्या करेगा? दो बोन को कनेक्ट करेगा, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करेगा, और एक क्या करेगा? बोन को मसल से जोड़ने का काम करेगा। दूसरा हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू। तीसरा हमारे पास आता है स्केलेटल टिश्यू, जिसमें आप बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा आता है हमारे पास फ्लूइड, जिसमें आप ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास टिश्यू आएगा वो क्या आता है? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करेंगे यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक जिसे हम कहते हैं, उसके हम फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने कहा दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? लूजली बाउंड सेल्स होते हैं और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, डेंस, रिजिड, फ्लूइड और जेली लाइक। अब ये कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। डेंस होते हैं, यानी कि जिसे आप सघन कहते हैं। रिजिड होते हैं, जैसे कि टफ होते हैं। फ्लूइड यानी कि तरल होता है, या फिर जेली लाइक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स वेराइज। अब क्या होता है? हमने क्या बोला? ये टिश्यू कहाँ पे रहते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन टिश्यू के फंक्शन के अकॉर्डिंग, इन टिश्यू के कार्य के आधार पर जो मैट्रिक्स का नेचर होता है वो भी यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इस इमेज में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू दिखाए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू दिखाया गया है, ब्लड आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये बोन है, ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपको अलग अलग प्रकार के टिश्यू दिखाए गए हैं, और हमारी बॉडी में कहाँ वो पाए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड की, क्योंकि ब्लड के बारे में आप सभी जानते हैं और आपके लिए क्या है? इजी टॉपिक है। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड के बारे में बेसिक चीजें आप क्या जानते हैं? ये है ब्लड। ठीक है,
जिसे आप क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि रक्त क्या होता है, लाल कलर का हमें दिखाई देता है। अब हमने बात की थी जो ब्लड है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, यानी कि ब्लड किस चीज से मिलके बना है। सबसे पहले तो हमने कहा कि सबसे पहले बात करेंगे जो ब्लड है वो किससे मिलके बना है, यहाँ पे कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो ब्लड है वो किस चीज से मिलके बना है, तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है और सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, दो पार्ट हमारे पास पे आते हैं। पहला आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है सेल्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, तीन प्रकार की सेल्स हमारे पास आती हैं। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे आरबीसी के बारे में, जिसे आप कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, जिसे आप कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्या आता है, तीन प्रकार की कोशिकाएं आपके पास आ गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊतक होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे इन तीनों के फंक्शन की, अगर हम बात करें कि तीनों का फंक्शन क्या होता है, अभी के लिए हम प्लाज्मा को हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, जो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ऑक्सीजन को क्या करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो हमने कहा कि ये क्या कर रही हैं, परिवहन कर रही है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, एक वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, क्या करेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंबाइंड होता है किससे, ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है। अब ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा और पूरी बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्यों पहुंचा रहा है ये भी हमने बात की थी। हमने कहा ये एक कोशिका होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पाचित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज के साथ जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गई है, ऑक्सीजन जब मिली तो हमें क्या मिली, हमें एनर्जी मिली, प्लस हमें क्या मिला, CO2 मिला। ठीक है, प्लस क्या हुआ यहाँ पे, CO2 हुआ। अब ये जो CO2 है ये फर्दर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी के पास लेके गया। हीमोग्लोबिन किस में है, हमने कहा आरबीसी में है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीम के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे जो आरबीसी होता है उसका कलर यहाँ पे रेड होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन वहां जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब किया तो हमें ऊर्जा मिली और यहाँ पे क्या हुआ, CO2 का प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए CO2 का प्रोडक्शन हुआ तो फिर से फर्दर क्या होगी, जो CO2 होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के फिर से कहाँ पे आ जाएगी, हमने कहा, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर फिर से कहाँ पे आ जाएगी, हमने कहा एल्विलाई में आएगी। हमने एल्विलाई की बात की थी। ठीक है, एल्विलाई की जब आपने बात की तो आपने क्या कहा, एल्विलाई क्या करेगी, यहाँ पे एल्विलाई होगा और एल्विलाई में क्या होगा, फिर CO2 एल्विलाई में जाएगी और एल्विलाई के माध्यम से फिर से हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो आपने आरबीसी का काम देख लिया है। जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या होता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, हमने कहा कि रक्त का थक्का जमाने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ब्लड क्या है, एक ऊतक है, एक टिश्यू है और उसका फंक्शन आपने देख लिया कि उसमें जितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का कार्य आपने देख लिया है। चलिए, सो क्लास आज आपने कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की बात की है, जिसमें आपने ब्लड के बारे में यहाँ पे जाना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।